नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस में। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम 10th मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता जो है वो 10th मैथमेटिक्स का बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत ही आसान तरीके से जो क्वेश्चन है वो इसके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे जिसमें हम इसकी परिभाषा को समझेंगे कि प्रायिकता की परिभाषा होती क्या है या प्रायिकता जो है वो दैनिक जीवन में किस किस तरीके से हमारे काम में आती है। यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है जो दैनिक जीवन में हम प्रायिकता से संबंधित पढ़ते हैं या फिर उनको हम सोल्व करते हैं। तो इन सभी चीजों को हम इस पूरी वीडियो के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रायिकता की परिभाषा पढ़ते हैं कि प्रायिकता होती क्या है, क्योंकि अगर प्रायिकता का कंसेप्ट हमारा समझ में आ जाता है तो प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे से वो बुक के हो चाहे से बुक के बाहर के हो, उन सभी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रायिकता की परिभाषा को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के आधार पर अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ निकलता है संभावना व्यक्त करना या फिर अनुमान लगाना। यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की अगर हम संभावनाएं बताते हैं या उसका अनुमान लगाते हैं कि वो घटना कितनी अधिक मात्रा में घटित हो सकती है या उस घटना के घटित होने के कितने ज्यादा चांसेस होते हैं, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रायिकता के अंदर पढ़ते हैं। तो प्रायिकता कुछ भी नहीं होती है, प्रायिकता होता है किसी भी घटना के घटित होने का हम केवल अनुमान लगाते हैं, उसकी केवल संभावना को व्यक्त करते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में वो घटना घटित हो सकती है या फिर कितनी अधिक मात्रा में उस घटना की घटित नहीं होने की संभावना है। ये सारी चीजें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, प्रायिकता के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चलो प्रायिकता को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मेरे हाथ में कोई थैला है हमारे पास। अगर इस थैले के अंदर हम कुछ पेन है हमारे पास, देखो इसमें देखो पेन में दो पेन तो हमारे पास कौन से पेन है, रेड पेन है, और तीन हमारे पास कौन से पेन है, ब्लू पेन है। अगर हम इन सभी पेनों को इस थैले के अंदर डाल दें, हमने इन सभी पेनों को क्या कर दिया, इस थैले के अंदर डाल दिया, और हम क्या कर रहे हैं, हम इस थैले के अंदर से बिना देखे हुए कोई चीज निकाल रहे हैं। तो निकाली गई चीज क्या होगी, सबको पता है क्या होनी चाहिए, पेन ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर डाला है, किसी को पेन को ही डाला है। तो अगर हम इस थैले के अंदर से कोई चीज निकालते भी है तो वो क्या निकलेगा, एक पेन ही निकलेगा, क्योंकि पेन के अलावा हमने इसके अंदर कुछ और नहीं डाला है। तो जब हम इसके अंदर से पेन निकालते हैं तो हमारा जो पेन है वो किस तरीके का हो, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर से एक पेन निकाला और पेन निकला मेरे पास कौन से रंग का, रेड रंग का। तो इस लाल रंग के पेन के निकलने की कितनी संभावनाएं बनेगी, वो क्या पढ़ेंगे, हम किसके अंदर पढ़ेंगे, प्रायिकता के अंदर पढ़ते हैं। या फिर अगर मैं इसके अंदर से दूसरा पेन निकालूं, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर से दूसरा पेन निकाला, पेन अब कौन सा निकला, नीले रंग का पेन निकला। तो नीले रंग के पेन निकलने की कितनी संभावनाएं बनती है हमारे पास, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रायिकता के अंदर पढ़ते हैं। तो प्रायिकता कुछ भी नहीं होती है, वो केवल किसी घटना के घटित होने का केवल क्या होता है, अनुमान लगाना होता है या फिर उसकी संभावनाओं क्या करना। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें होगी। एक तो हमने क्या किया, थैले के अंदर पहले पेन डाल दिए और फिर उन सभी पेनों में से हम एक पेन निकाल रहे हैं। तो थैले के अंदर से हम कुछ चीज निकाल रहे हैं, तो ये एक प्रयोग हो गया हमारे पास, क्योंकि हम एक प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग क्या किया हमने, थैले के अंदर कुछ पेन डाले और उस सभी पेनों में से हम एक पेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पेन निकाला अपन ने। तो ये क्या हो गया कि अभी प्रयोग हो गया, प्रयोग हो गया हम जो प्रयोग कर रहे हैं। अब पेन हमने अगर इसके अंदर से निकाला और मान लो कि वो पेन कौन सा निकला, एक लाल रंग का निकला, तो ये क्या है, एक घटना है, ठीक है। तो अभिप्रयोग क्या होता है, थैले के अंदर से पेन निकालना एक अभिप्रयोग है, और उस पेन के नीले रंग का आना या फिर लाल रंग का आना क्या होता है, उसकी प्रायिकता को एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने एक कॉइन लिया हुआ है, सिक्का लिया हुआ है, और हम जानते हैं कि सिक्के में कितने पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। और प्रायिकता के कंसेप्ट के लिए हम सिक्के के जो दोनों पहलू होते हैं उनमें से एक पहलू को हम कहते हैं यहाँ पे चित्त, और दूसरा पहलू होगा हमारा यहाँ पे पट का काम करेगा, यानी कि हेड और टेल का काम करता है। अब जैसे हम अगर एक सिक्का उछालेंगे तो सिक्का जब हमने उछाला तो ये उछाला हुआ तो क्या हो गया, हमारा एक अभिप्रयोग हो गया, और सिक्के में दोनों पहलुओं में से एक पहलू आना हुआ, क्या हो गया, हमारा एक घटना हो गया हमारे पास। तो जैसे अगर हम सिक्का उछालेंगे तो ये एक अभिप्रयोग हो गया, और दोनों में से हेड या टेल आना क्या होता है, इसका एक घटना होती है हमारे पास, ठीक है। तो प्रायिकता कुछ भी नहीं होती है, जिस कोई भी घटना अगर अपन घटित करते हैं तो उस घटना में किसी एक घटना के घटित होने का अनुमान लगाना या फिर इसकी संभावना व्यक्त करना। ये तो हो गया प्रायिकता का कंसेप्ट जो हमने थ्योरी के अंदर समझा है। आई होप प्रायिकता का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे प्रायिकता के गणितीय रूप की। तो गणितीय मान की अगर अपन बात करें तो प्रायिकता का जो मान होता है वो प्रायिकता का मान 0 और 1 के मध्य ही रहता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पर ना तो 1 से कम होगा और ना ही 1 से ज्यादा हो सकता है। अब 1 से कम हो, 0 से कम और 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, अगर हम किसी घटना के घटित होने के पूरे चांसेस बता दें, या फिर हम कहें कि कोई घटना 100%
घटित होगी, तो उस स्थिति में प्रायिकता का जो मान लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। या फिर किसी घटना के घटित होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं हो, 0% संभावना है कि वो घटना घटित नहीं होगी, तो उस स्थिति में प्रायिकता का मान कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाता है। यानी कि अगर कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। या फिर किसी घटना के घटित होने के पूरे चांसेस हो तो वो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। चलो एक एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये थैला है, आपको पता है थैले के अंदर क्या है, थैले के अंदर हमने क्या किया था, 2 रेड पेन और 3 ब्लू पेन रखे हुआ है। अब अगर मैं इसके अंदर से रेड पेन को निकाल दूं, थैले के अंदर से हमने क्या कर दिया, रेड पेन को निकाल दिया, दोनों रेड पेन को निकाल देते हैं। अब थैले के अंदर क्या बचे, केवल 3 ब्लू पेन है। और अब यदि मैं इसके अंदर से एक पेन निकालता हूं, अगर मैं इस थैले के अंदर से बिना देखे हुए एक पेन निकालता हूं तो निकाला गया पेन किस रंग का होगा, ब्लू कलर का होगा, नीले रंग का होगा। अगर मैं दोबारा भी निकालूंगा तब भी किस रंग का होगा, नीले रंग का होगा। अगर मैं दोबारा निकालता हूं फिर भी किस रंग का होगा, वो नीले रंग का होगा। यानी कि अगर हम इस थैले के अंदर से कोई पेन निकालने की कोशिश करें हम, तो वो सारे के सारे पेन कौन से रंग के होंगे, नीले रंग के होंगे। यानी कि निकाला गया पेन नीले रंग का हो, इसकी कितनी संभावना है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि सारे के सारे पेन किस रंग के, इसके अंदर नीले रंग के हैं। तो अगर किसी घटना के घटित होने की पूरी संभावना हो कि यह घटना 100% घटित होगी ही सही, तो उस स्थिति में उसकी प्रायिकता का मान कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें किसी घटना के घटित नहीं होने की, अब जैसे मान लो इसके अंदर क्या रखे हुआ है, पेन रखे हुए थे, पेन के अलावा हमने कुछ रखा ही नहीं था। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस थैले के अंदर से मैं कोई चीज निकालता हूं और निकाली गई चीज क्या हो, एक केला हो या फिर संतरा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर हम उस चीज की संभावना बनाना चाहे या फिर उस चीज की संभावना व्यक्त करें तो वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने जो डाला था वही निकलेगा बाहर। अब जो चीज इसके अंदर डाली नहीं उस चीज को हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, तो इस स्थिति में उसकी जो संभावना होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और अगर अपन प्रायिकता की बात करेंगे तो प्रायिकता भी क्या होगी, उसकी 0 होगी। यानी कि किसी घटना के घटित होने की यदि पूरे चांस हो तो उसकी प्रायिकता कितने लेते हैं, 1 लेते हैं। और यदि किसी घटना की घटित होने का कोई भी चांस नहीं हो या फिर उसके 0 चांस हो तो उस स्थिति में उसकी प्रायिकता का मान कितना लेते हैं, अपन 0 लेते हैं। तो ध्यान रखें, प्रायिकता का मान ना तो 0 से कम होता है और ना ही 1 से ज्यादा होगा। प्रायिकता का जो मान है वो 0 से 1 के मध्य होता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब किसी घटना के घटित होने की बिल्कुल संभावना नहीं हो तो उसको अपन कहेंगे असंभव घटना। ठीक है, यानी कि वो घटना संभव ही नहीं है। और जो घटना असंभव होती है उस असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमारे पास 0 होती है, 0 होती है। और यदि किसी घटना के घटित होने के पूरे चांसेस हो कि ये तो 100% घटित होगी ही सही, उस स्थिति में उसकी प्रायिकता का मान कितना लेते हैं, अपन 1 लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रायिकता का, वही अपन बात करते हैं प्रायिकता के सूत्र के बारे में। प्रायिकता का बहुत ही आसान सा सूत्र आपको दिया हुआ है, जो कि क्या होता है अपने पास, देखो, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होते हैं, देखो हमारे पास, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था पहले भी, कि हमने एक थैला लिया था और उसके अंदर हमने कुछ पेन रखे हुए थे। अब ये जो 2 रेड पेन है इनको भी मैं वापस इसके अंदर डाल देता हूँ। तो अब अपने पास टोटल पेन कितने हो गए, 3 तो ब्लू पेन है, नीले पेन है, और 2 कितने हो गए, रेड पेन हो गए। तो उस स्थिति में कुल परिणाम यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, कुल संभावनाएं कितनी हो गई हमारे पास, 3 ब्लू पेन है और 2 रेड पेन, यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे 8 हो गए। कुल संभावनाएं कितनी हो गई हमारे पास, 8 हो गया यहाँ पे, क्योंकि कुल परिणाम कितने, सॉरी 8 या 5, 3 ब्लू और 2 रेड है, तो कुल कितने हो गए, 5 हो गए। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, 5 है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस थैले के अंदर से हमने दोबारा एक पेन निकाला, और दोबारा अगर मैं पेन निकालने की कोशिश करता हूं तो मैंने एक पेन निकाला, कौन से रंग का निकला, रेड रंग का निकला। तो मैं इस थैले के अंदर से बिना देखे हुए अगर एक पेन निकालूं तो ये घटना है, पेन निकाला मैंने, ये अभी प्रयोग है, और उसमें से जो पेन निकाला वो किस रंग का हो, लाल रंग का हो। तो लाल रंग के पेन के होने की अनुकूल स्थितियां कितनी बन सकती है हमारे पास, देखो हमें निकालनी कौन सी, अनुकूल परिणाम निकालने, लेकिन किस घटना के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने कहा कि थैले के अंदर से जब एक पेन निकालते हैं हम, तो निकाला गया पेन किस रंग का हो, लाल रंग का हो। तो लाल रंग के पेन होने के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे हमारे पास, देखो, यानी कि अगर मैं इसके अंदर से पेन निकालूं तो लाल रंग का पेन कितनी बार निकल सकता है, क्योंकि हमने इसके अंदर से पेन निकाला, एक बार निकाला तब भी रेड निकल गया, दूसरी बार निकाला तब भी क्या निकल जाएगा हमारे पास, एक रेड पेन निकल सकता है, क्योंकि इसके अंदर कितने रेड पेन है, 2 ही रेड पेन है। तो अगर मैं इसके अंदर से कोई पेन निकालता हूं तो निकाला गया पेन लाल रंग का हो, इसकी अनुकूल संभावना कितनी बन सकती है, 2 ही बन सकती है, क्योंकि रेड पेन केवल कितने हैं, 2 ही निकल सकते हैं। तो उस स्थिति में निकाले गए पेन के लाल रंग होने की अनुकूल संभावना कितनी बन सकती है, केवल
दो बन सकती है। और जब अनुकूल संभावना कितनी बनेगी, दो बनेगी, और कुल संभावना कितनी है, 5 है, तो हमारी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 2/5 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो किसी घटना की घटित होने के हम क्या करते हैं, अनुकूल परिणाम निकालते हैं, क्योंकि अनुकूल परिणाम तो हमें पता होता है। हम जिसकी हमसे प्रायिकता पूछेगा उसकी अनुकूल स्थितियां निकालेंगे, अनुकूल परिणाम निकालेंगे, और अनुकूल में कुल का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे प्रायिकता पूछे अपन से कि थैले के अंदर हमने इनको वापस रख दिया, और अब मैं क्या करूँ, इसके अंदर से एक पेन निकालता हूँ। अगर हम पेन निकाला और निकाला गया पेन किस रंग का होना चाहिए, नीले रंग का होना चाहिए। तो हमें याद है कि इस अभिप्रयोग के लिए कुल परिणाम कितना है, इस अभिप्रयोग के लिए कुल परिणाम कितने, 5 ही है। कुल कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि कुल पेन कितने इसके अंदर, 5 है हमारे पास। तो इस प्रयोग के लिए कुल परिणाम कितने, 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से एक पेन निकाल रहे हैं। हमने इसके अंदर से एक पेन निकाला और हमसे पूछा है कि निकाला गया पेन किस रंग का होना चाहिए, नीले रंग का हो। तो नीले रंग के कितने पेन हम इसके अंदर से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर कितने पेन डाले थे नीले रंग के, 3 रंग के डाले थे, 3 पेन डाले थे। तो कितने पेन निकल सकते हैं नीले रंग की, केवल 3 पेन निकल सकते हैं। तो उस स्थिति में नीले रंग का पेन होने के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। और नीले रंग का पेन होने के अनुकूल परिणाम 3 है, कुल कितने, 5 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/5 हो जाएगी यहाँ पे। तो बहुत आसान है, केवल अनुकूल बटे कुल करना है, उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्रायिकता का आंसर आ जाएगा। जैसे अपन एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्के में कुल कितने पहलू होते हैं, सिक्के के हम जानते हैं कि 2 पहलू होते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है उस स्थिति में, 2 हो जाती है। यानी कि सिक्का हमने फेंका, हमारे पास सिक्का हमने फेंकेंगे तो इसके कुल परिणाम कितने हैं, 2 है। या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। लेकिन कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है हमारे पास, 2 हो जाती है। अब जैसे हम सिक्का फेंकेंगे, हमने सिक्का फेंका और सिक्के के फेंकने पर दोनों पहलुओं में से एक पहलू आने की या एक पहलू आने की कितने अनुकूल परिणाम बनते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि हमने कोई सिक्का फेंका और सिक्का फेंकने पर उसमें हेड आने के कितने अनुकूल बनेंगे, हेड आने के कितने अनुकूल बनेंगे, देखो हमारे पास हेड आने के कितने अनुकूल बनेंगे। एक बार में केवल कितना हेड आ सकता है, केवल एक ही हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, एक ही टेल आ सकता है। ऐसा थोड़ी होता है कि दोनों संभावना एक ही साथ हो जाए, हेड भी एक साथ आ जाए और टेल भी एक साथ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं तो उस स्थिति में कुल परिणाम कितने बनते हैं, 2 बनेंगे। और दोनों में से किसी एक के आने के जो अनुकूल परिणाम होते हैं वो कितने होता है, 1 होता है। क्योंकि एक समय में केवल एक ही चीज आ सकती है, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा हमारे पास। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो प्रायिकता कितनी बन जाती है हमारे पास, 1/2 क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और उछालने पर उसमें चित आने की प्रायिकता बताओ। अब हम जानते हैं कि जैसे एक सिक्के को उछालेंगे कुल परिणाम कितने बनेंगे, 2, और चित कितनी बार आ सकता है, केवल 1 बार। तो उस स्थिति में प्रायिकता क्या बनेगी हमारी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अनुकूल बटे कुल करके हम क्या कर सकते हैं, प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारे पास कोई फांसा है, फांसा का मतलब सब समझते हो, लूडो जिससे अपन खेलते हैं, वो क्या होता है, हमारे पास एक फांसा होता है, और जिसमें क्या होता है, एक से लेकर क्षेत्र की क्या होती है, संख्या लिखी होती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई फांसा है, ये फांसे के आकार का हो गया, इसमें भी क्या इसकी 6 फलक है, 6 साइड दे रखी है इसमें, और 6 साइड दे रखी है तो सब पे संख्या लिखी हुई है, 2 3 4 5 6 और इधर 1 है हमारे पास। तो ये एक फांसा है। ठीक, अब जैसे हम फांसा फेंकेंगे तो ये कभी प्रयोग हो गया, और फांसे में फेंकने पर उसमें से कोई एक संख्या आएगी तो वो क्या होगी, उसकी एक घटना होगी। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने कोई फांसा फेंका, फांसा अगर हम फेंक रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, देखो कुल परिणामों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 6। यानी कि 6 में से कोई सा भी एक अंक आ सकता है, और कोई सा भी एक अंक आ सकता है। तो उस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे कोई सवाल पूछा है कि एक फांसे को फेंकने पर उस फांसे पर क्या आना चाहिए, 1 आ जाए। तो जब मैं एक फांसे को एक बार फेंकूंगा तो उस स्थिति में उस पर 1 केवल कितनी बार आ सकता है, 1 ही बार आ सकता है। या फिर 2 की पूछे तो 2 कितनी बार आ सकते हैं, 1 ही बार आ सकते हैं। क्योंकि जब फांसा फेंकेंगे तो एक बार में तो केवल एक ही घटना घटित होती है। तो उस स्थिति में अगर एक घटना के घटित होने के अनुकूल परिणामों के बारे में पूछता है तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे पास, 1 होंगे। जैसे मान लो फांसा फेंका और फांसे पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 1 केवल कितनी बार आएगा, 1 बार ही आएगा। तो उस स्थिति में अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे,
एक बनेंगे और अनुकूल परिणाम एक बनेंगे, तो उस स्थिति में प्रायिकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी फिर हमारे पास, प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास क्या, 1/6 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रायिकता का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, हमें जिस घटना के लिए वो कहता है उसके अनुकूल परिणाम निकालना है, और कुल परिणाम तो हमें सवाल से पता लग ही जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अनुकूल बटे कुल करके क्या कर सकते हैं, उसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही आसान तरीका है इसके सवालों को सोल्व करने का। ठीक है, अब पासे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सिक्के में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि सिक्के और फांसे से संबंधित कुल कितनी स्थितियां बनती है हमारे पास। ये तो हमने क्या किया, एक फांसे को केवल कितनी बार फेंका, एक बार ही फेंका है। एक सिक्के को केवल कितनी बार उछाला, एक बार ही उछाला है। अब हम एक सिक्के को एक से ज्यादा बार भी उछाल सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा सिक्कों को एक बार भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उछाल सकते हैं। तो उस स्थिति में कुल परिणाम कितने बनेंगे, कुल संभावनाएं कितनी बनेगी, पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिक्के के परिणामों की संख्या के बारे में। अब अगर हम एक सिक्के को केवल एक बार उछालते हैं, तो एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाएगा तो उसके केवल दो परिणाम हो सकते हैं, कि या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, उसका टेल आएगा, कि दोनों में से कोई सा भी एक आएगा, लेकिन कुल परिणामों की संख्या कितनी बनती है, उस स्थिति में 2 बनती है। तो जब हम एक सिक्के को कितनी बार उछालेंगे, कितनी बार फेंकेंगे, केवल एक बार फेंकेंगे, तो उस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब वो 2 परिणाम किस किस तरीके से आते हैं, या तो वो क्या आएगा, हेड आएगा, या फिर वो क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम हमेशा कितने बनते हैं, 2 ही बनेंगे, 2 से ज्यादा नहीं बन सकते और 2 से कम भी नहीं बन सकते। तो कुल परिणाम तो कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि एक सिक्के को एक बार उछालो तो कुल परिणाम कितने बने, 2। और अगर वो पूछता है कि हेड आने के अनुकूल परिणाम, तो हेड केवल कितनी बार आता है, यहाँ पे एक ही बार आता है, तो अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे हमारे पास। अगर वो पट के बारे में पूछता है, तो पट भी केवल कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो पट आने के कितने अनुकूल परिणाम बनेंगे, 1 अनुकूल परिणाम बनता है। ठीक है, दूसरी स्थिति में अपन बात करेंगे, दूसरी स्थिति की बात करते हैं जिसमें हम एक सिक्के को कितनी बार फेंकेंगे, 2 बार फेंकेंगे, या फिर 2 सिक्कों को हम कितनी बार फेंकते हैं, 1 बार फेंकते हैं, बात एक ही होती है। एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को 1 बार उछालेंगे, घटना केवल एक ही रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो एक सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्कों को 1 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। अब 4 कैसे बने देखो, जैसे मान लो हमने पहली बार किसी सिक्के को फेंका, एक बार अगर एक सिक्के को फेंकते तो हेड आ रहा है, दूसरी बार भी फेंका फिर वापस क्या आ गया, हेड आ गया। तो एक स्थिति तो हमारे पास ये बन सकती है कि हेड आ जाए हमारे पास। या फिर क्या होगा, पहली स्थिति में क्या आ रहा है, हेड आया, और दूसरी स्थिति में क्या आ गया, टेल आ गया, तो एक स्थिति ये बनेगी। या फिर टेल हेड आ जाए, या फिर क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो जब एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को 1 बार फेंका जाता है, तो उस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है हमारे पास, 4 होती है। और वो 4 परिणाम कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन चारों परिणामों को लिखने का एक और तरीका है जिसमें हम इनको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको हम बना सकते हैं। अब कैसे देखो, अगर हम एक सिक्के को 1 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं, हेड या टेल, यानी कि 2 परिणाम आएंगे, कि हेड आएगा या फिर टेल आ सकता है। अगर हम उसी सिक्के को दोबारा फेंके तो उस स्थिति में कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, हेड और टेल आ सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो हेड टेल एक बार में, दूसरी बार में क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। अगर हम इनकी सभी संभावित संभावनाएं बनाए तो उस स्थिति में क्या बनता है, हेड को अगर हम हेड के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, हेड है। इसी हेड को अगर टेल के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, हेड टेल बनेगा हमारे पास। इस टेल को यदि इस हेड के साथ लिखते हैं तो क्या बनता है, टेल हेड। या फिर इस टेल को इस टेल के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, टेल टेल बन जाता है। तो उस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है हमारे पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर क्या हो जाता है, वो टेल टेल हो जाता है। तो एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को 1 बार उछालेंगे, कुल परिणाम कितने बनेंगे, 4 बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, यहाँ पे एक सिक्के को यदि कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार फेंका जाता है। एक सिक्के को हम कितनी बार फेंक रहे हैं, हम 3 बार फेंक रहे हैं। या फिर 3 सिक्कों को कितनी बार फेंक रहे हैं हम अपन, 1 बार फेंक रहे हैं। तो एक सिक्के को 3 बार फेंके या 3 सिक्कों को 1 बार फेंकेंगे, कुल परिणामों की संख्या हमेशा क्या रहेगी, वहां पर सेम ही रहेगी। ठीक है, तो एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्कों को 1 बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी बनती है, यहाँ पे 8 परिणाम बनते हैं। अब 8 परिणाम किस किस तरीके से बनेंगे, देखो यहाँ पे हेड हेड आ रहा है हमारे पास, तीनों स्थितियों में क्या आ जाए, सेम आ जाए, हेड आ सकता है, या फिर तीनों स्थितियों में क्या आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। तो टीटीटी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम स्थितियां बाकी बनाएंगे तो हेड हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड हेड भी टेल हेड हेड भी आ सकता है, हेड 2 बार टेल आ जाए, या फिर टेल हेड टेल आ जाए, या फिर टेल टेल क्या हो जाए, हेड आ जाए हमारे पास। तो ये कुल कितनी स्थितियां बनती है, 8 स्थितियां बनती हैं। जब हम एक सिक्के को कितनी बार फेंकते हैं, 3 बार फेंकेंगे, या 3 सिक्कों को कितनी बार फेंकते हैं, हम 1 बार फेंकते हैं। ठीक है,
अब इन स्थितियों को अगर ऐसे देखें तो याद रखना थोड़ा कठिन होता है, तो हम इनको थोड़ा सा आसान तरीके से बनाना सीखते हैं, जिससे कि हम इसके सभी स्थितियों को हम आसानी से बना सके यहाँ पे। अब हमने क्या किया, दो एक सिक्के को जब 2 बार फेंकते हैं तो कुल परिणामों की स्थितियां कितनी होती है, 4 होती हैं, और 4 स्थितियों को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। तो जब मैं एक सिक्के को 2 बार फेंकूंगा तो उस स्थिति में 4 परिणाम कुछ इस तरीके से आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। हमारे पास ये कुल 4 परिणाम आ गए। अब मैं एक सिक्के को फिर दोबारा फेंकू तो कुल अब कितने आएंगे, 2 आएंगे। 2 सिक्कों को फेंका, 4 हो गए, एक सिक्के और फेंका, कितने हो गए, 2 हो गए। अब अगर मैं इनके सभी संभव परिणाम बनाने की कोशिश करूं तो क्या क्या बनेंगे, देखो ये हमारे पास टेल टेल आएगा, यहाँ पे ये टेल टेल हो गया। अब सभी संभव परिणाम बनाते हैं, देखो क्या क्या बनते हैं। अगर तीनों को साथ में लिखेंगे तो हेड हेड हो गया हमारे पास, 3 एच हो गए यहाँ पे। अब इसके साथ अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या बनता है, एच एच टी बनता है। इसको अगर मैं इन दोनों के साथ लिखता हूँ तो एच टी एच बनेगा। इसको अगर मैं इन दोनों के साथ लिखता हूँ तो एच टी टी बनता है। या फिर इसको अगर इन दोनों के साथ लिखोगे तो टी एच एच बनेगा। या फिर इसको इसके साथ लिखते हैं तो टी एच टी बनेगा। फिर ये हो जाएगा टी टी एच, और ये हो जाएगा फिर टी 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 हो जाएगा हमारे पास। तो कुल कितनी स्थितियां बनती है, यहाँ पे 8 स्थितियां बनती है। ठीक है, तो जब एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है या फिर 3 सिक्कों को 1 बार फेंकेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। 8 से ज्यादा भी नहीं हो सकती और 8 से कम भी नहीं हो सकती। यहाँ पर स्थितियों के क्रम से कोई महत्व नहीं होता है, स्थितियों का क्रम कैसे भी आ सकता है। आप किसी भी स्थिति को पहले लिख सकते हो, किसी भी स्थिति को बाद में लिख सकते हो, तो क्रम से हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमारे पास कुल स्थितियां कितनी बनेगी, यहाँ पे 8 स्थितियां बनती हैं। ठीक है, तो ये तो सिक्के से संबंधित होगी कुल स्थितियां। जब एक सिक्के को 1 बार फेंकेंगे कुल स्थितियां कितनी, 2, कुल परिणाम कितने, 2 हेड और टेल हो गए। जब एक सिक्के को 2 बार फेंकेंगे या 2 सिक्कों को 1 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने, 4 बन जाएंगे। एक सिक्के को 3 बार फेंक लो या 3 सिक्कों को 1 बार फेंक लो तो कुल परिणाम कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फांसा जो होता है, फांसी को अगर 1 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने बनेंगे, 2 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने। आइए अब हम बात करते हैं फांसी के कुल परिणामों के बारे में। अगर हम एक फांसे को 1 बार फेंकते हैं तो उस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। जैसे हमारे पास कोई फांसा होता है, अगर हम एक फांसे को 1 बार फेंके तो क्या क्या आ सकता है, या तो उसमें 1 अंक आ सकता है, या फिर उसमें कितने अंक आ सकते हैं, उसमें 2 अंक आ सकते हैं, या फिर 3 अंक आ सकते हैं, या फिर उसके अंदर 4 अंक आ सकते हैं, या फिर 5 अंक आएंगे, या फिर कितने अंक आ सकते हैं, 6 अंक आ सकते हैं। तो एक फांसे को जब हम 1 बार फेंकेंगे तो उस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारे पास 6 हो जाएगी, और 6 में से कोई सी भी एक संख्या आ सकती है। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, दूसरी स्थिति की अपन बात करें, जब हम एक फांसे को कितनी बार फेंके, 2 बार फेंके, या 2 फांसों को कितनी बार फेंके, 1 बार फेंकते हैं। तो एक फांसे को 2 बार या 2 फांसों को जब हम 1 बार फेंकते हैं तो उस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है, 36 हो जाती है। अब 36 स्थितियां कैसे बनती है, देखो अगर इनको याद रखेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम इनको बनाते हैं कि 36 स्थितियां किस तरीके से बनती है हमारे पास। ठीक है, बहुत आसान है स्थितियों को बनाना। तो पहले हमने क्या किया, देखो इस तरीके से लिख दिया। अब हम एक एक स्थिति की बात करते हैं कि जब हम एक फांसे को 1 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम ये आएंगे, और जब हम एक फांसे को 1 बार फेंकेंगे तो उस स्थिति में भी कुल परिणाम कितने आते हैं, ये आएंगे हमारे पास। ठीक है, एक फांसे को 1 बार फेंका, कुल परिणाम कितने होंगे, 6। एक फांसे को फिर फेंका, कुल परिणाम कितने होंगे, 6। अब हम क्या करते हैं, इन सभी की संभावनाएं बनाएंगे तो क्या बनेंगे, देखो एक एक से लेंगे। पहले हमने एक के साथ 1 ले लिया तो 1,1 हो गया। फिर इसे 1 के साथ क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया, 1,2। फिर इससे 1 के साथ कितना ले लिया, 3 ले लिया, 1,3। ऐसे ही 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, ऐसे हम अगर लिखेंगे तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,1, 3,2, 3,3, ये 3,4, 3,5 और 3,6। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी 36 की 36 स्थितियां बना देते हैं। तो ये हम लिख रहे हैं 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और ये हो गया 4,6। ऐसे अगर अपन इसके लिए बनाएं तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और ये हो गया 5,6 हो गया। और लास्ट में क्या बनेगा, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो एक फांसे को जब हम 1 बार फेंकते हैं या एक फांसे को जब 2 बार फेंकते हैं या 2 फांसों को 1 बार फेंकते हैं तो उस स्थिति में
कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है हमारे पास 36 होती है और 36 की 36 स्थितियां इस तरीके से लिखी जाती है। तो ये हो गया हमारे पास 6 6 6 6 6 और 6 हो जाते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो जाते हैं इस स्थिति में 36 हो जाते हैं। तो जब एक फांसे को एक बार फेंकेंगे कुल परिणाम 6, एक फांसे को 2 बार फेंकेंगे कुल परिणाम कितने 36 होते हैं। तो मेन हमारे पास प्रायिकता में जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं या तो सिक्के से संबंधित होते हैं या फिर वो फांसे से संबंधित होते हैं। और तीसरी जो प्रायिकता के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ताश की गड्डी के अंदर से। तो अब हम ताश की गड्डी के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं कि ताश की गड्डी में कौन कौन से पत्ते कितने प्रकार के होते हैं, किस किस रंग के पत्ते होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनमें किस किस तरीके से पत्तों का विभाजन होता है। आइए अब हम बात करते हैं ताश के पत्तों के बारे में। तो ताश की जो गड्डी होती है उस ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52 होती है हमारे पास। ठीक है, तो ताश की जो गड्डी होती है हमारे पास उस ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं। अब पत्तों का जो विभाजन है वो किस तरीके से होता है, देखो ताश की गड्डी में केवल 2 ही रंग के पत्ते होते हैं, जिसमें से आधे लाल रंग के होते हैं और आधे किस रंग के होते हैं काले रंग के होते हैं। यानी कि अगर रंग से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उस स्थिति में हम आधे आधे दोनों को कर देते हैं, 26 लाल रंग के होते हैं और 26 किस रंग के होते हैं काले रंग के होते हैं। ठीक है, तो कुल पत्ते कितने होते हैं 52 पत्ते होते हैं। 52 में से रंग कितने केवल होते हैं 2 ही रंग होते हैं, जिसमें से आधे लाल के होते हैं और आधे किस रंग के होते हैं काले रंग के होते हैं। ठीक है, तो लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है 26 होती है और काले रंग के पत्तों की संख्या भी कितनी होती है 26 होती है। ठीक, तो ये तो हुआ रंग से संबंधित वाला काम। अब अगर पत्तों के प्रकार से संबंधित आता है तो 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें केवल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं हमारे पास। ठीक है, 4 प्रकार के कौन कौन से, देखो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, हुकुम के पत्ते, चिड़ी के पत्ते, ईंट और पान के पत्ते। ठीक है, तो 52 पत्तों की गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान। हुकुम और चिड़ी इन दोनों की अगर बात करेंगे तो हुकुम के भी कितने पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं और ईंट के चिड़ी के भी कितने पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, और मेन बात ये कि हुकुम और चिड़ी जो दोनों होते हैं वो दोनों ही पत्ते जो होते हैं हमारे पास वो काले रंग के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये तो हुकुम का पत्ता है और ये चिड़ी का पत्ता है, तो दोनों जो है वो किस रंग के हैं, देखो हुकुम का पत्ता भी किस रंग का काले रंग का है और चिड़ी का पत्ता भी किस रंग का है काले रंग का होता है। यानी कि 13 जो हुकुम के पत्ते होते हैं वो भी काले रंग के होते हैं और चिड़ी के पत्ते भी किस रंग के होते हैं काले रंग के होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हुकुम के कितने पत्ते हो गए 13 और चिड़ी के कितने पत्ते हो गए हमारे पास 13 पत्ते हो गए। ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं ईंट की। तो ईंट और पान ये दोनों किस रंग के होते हैं लाल रंग के होते हैं और इनके भी कितने कितने पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो 13 ईंट के होते हैं और 13 किसके होते हैं पान के होते हैं। तो पत्तों को देखें अपन यदि, तो ये ईंट है हमारे पास और ये क्या हो गया पान हो गया हमारे पास। तो ये ईंट और पान दोनों ही किस रंग के होते हैं लाल रंग के होते हैं और ईंट के भी कितने 13 और पान के भी कितने होते हैं 13 होते हैं। ठीक है, तो पत्तों का यदि विभाजन करेंगे तो पत्ते 4 प्रकार के रहते हैं, हुकुम के, चिड़ी के, ईंट के और पान के, जिसमें से 26 तो काले, यानी कि हुकुम और चिड़ी किस रंग की होती है काले रंग की होती है और ईंट और पान किस रंग का होता है लाल रंग का होता है हमारे पास। ठीक, अब उसमें भी आगे कुछ विभाजन दिया हुआ है। अगर हम बात करें इक्को की तो 52 पत्तों की गड्डी में कुल इक्कों की संख्या कितनी होती है 4 इक्के होते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में कुल कितने इक्के होते हैं 4 इक्के होते हैं। अब 4 इक्के किस तरीके से, देखो 4 इक्कों में हमारे पास क्या होता है हुकुम का भी एक इक्का होता है, चिड़ी का भी होता है, ईंट का भी होता है, पान का होता है, यानी कि सबके क्या होते हैं एक इक्के होते हैं और सबके एक एक तो कुल कितने हो गए हमारे पास 4 इक्के हो गए। अब इसमें भी ध्यान रखेंगे हम कुल इक्कों की संख्या कितनी होती है 4 होती है और सबका क्या होता है एक एक इक्का होता है। ठीक, लेकिन अगर कलर की बात करें तो हमसे कहें कि लाल रंग के कितने इक्के हैं, तो लाल रंग के केवल कितने इक्के होंगे 2 ही इक्के होंगे, जिसमें से ईंट का और पान का होता है हमारे पास। ठीक है, अगर काले रंग के इक्कों की बात करें तो काले रंग के कितने इक्के होते हैं 2 इक्के होते हैं, हुकुम का और चिड़ी का। ठीक, इसके बाद दूसरा विभाजन होता है बादशाह के ऊपर। तो बादशाह कितने होते हैं 4 बादशाह होते हैं, सबका एक एक बादशाह होता है, जिसमें से 2 लाल रंग के होते हैं और 2 ही काले रंग के होते हैं और कुल बादशाह कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें बेगम की तो सबकी क्या होती है एक एक बेगम होती है, यानी कि कुल कितने बेगम हो गए 4 बेगम हो गई और जिसमें से 2 तो काले रंग की होती है और 2 किस रंग की होती है लाल रंग की होती है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आते हैं गुलाम पे। तो 4 गुलाम होते हैं और 4 में से 2 लाल रंग के होते हैं और 2 किस रंग के होते हैं काले रंग के होते हैं हमारे पास। ठीक है, सबका एक एक गुलाम हो गया तो कुल गुलामों की संख्या कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे 4 गुलाम हो जाएंगे, तो 4 गुलामों की संख्या होगी हमारे पास। ठीक, अब अगर अपन बात करते हैं फेस कार्ड की, यानी कि 52 पत्तों की गड्डी में जो चित्र वाले पत्ते होते हैं, जिन जो फेस कार्ड होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, देखो चित्र वाले जो पत्ते होते हैं हमारे पास वो होते हैं हुकुम के भी 3 पत्ते होते हैं, चिड़ी के भी 3 पत्ते होते हैं, ईंट के भी 3 पत्ते होते हैं और पान के भी कितने पत्ते होते हैं
3 पत्ते होते हैं हमारे पास, यानी कि कुल मिला के 52 पत्तों की ताश की गड्डी में चित्र वाले पत्तों की अगर संख्या की बात करेंगे, फेस कार्ड की अगर अपन बात करते हैं, तो कुल कितने फेस कार्ड होते हैं हमारे पास? 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 52 पत्तों की ताश की गड्डी में पत्तों का जो विभाजन है वो किस तरीके से होता है हमारे पास? देखो एक बार फिर से अपन इसको रिपीट करते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। रंग की बात करेंगे तो 2 ही रंग होंगे, आधे लाल के और आधे काले रंग के, यानी कि 26-26 में क्या होते हैं? वो विभाजित होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर अपन उनके प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 13-13 सबके होते हैं, हुकुम, चिड़ी, ईट और पान, जिसमें से ये दोनों तो काले रंग के होते हैं और ये दोनों किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं हमारे पास। ठीक, अब इसमें और आगे विभाजन होता है, तो इक्के भी 4 होते हैं, सबका एक एक होता है, बादशाह भी 4 होते हैं, सबका एक एक होता है, गुलाम भी 4 होते हैं, सबका एक एक होता है, और बेगम भी क्या होती है? 4 होते हैं, सबकी एक एक होती है। ठीक है, इसके बाद अगर फेस कार्ड की बात करेंगे तो फेस कार्ड सबके 3-3 होते हैं, यानी कुल कितने फेस कार्ड होते हैं हमारे पास? 12 फेस कार्ड, यानी कि चित्र वाले जो पत्ते होते हैं वो कुल कितने पत्ते होते हैं? 12 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे सिक्के से संबंधित कुल स्थितियों की, फांसे से संबंधित कुल स्थितियों की, और ताश की गड्डी से संबंधित कुल स्थितियों की। ठीक है, तो जब भी इनसे संबंधित कोई सवाल पूछा जाएगा हमारे पास, तो हम कुल परिणामों की संख्या क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक, एक और तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक थैला या फिर कोई हमने डिब्बा ले लिया, उस डिब्बे के अंदर हम कुछ बोल्ट्स डाल रहे हैं या कुछ गेंदे डाल रहे हैं, जिसमें से कुछ अलग रंग के, कुछ लाल के, कुछ काले, कुछ पीली है हमारे पास। जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसकी कुल स्थितियां निकाल लेंगे। माना जैसे हमारे पास एक थैला है, उसमें हमने 2 लाल, 3 काली, 2 सफेद गेंदें डाल दी, तो उस स्थिति में कुल परिणाम कितने हो गए? कुल स्थितियां कितनी बनेगी? तो वो हम सवाल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो हमारे पास प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो ताश से संबंधित आते हैं, या फिर वो पास से संबंधित आएगा, या फिर वो सिक्के से संबंधित आता है। ठीक है, हमें केवल इनकी स्थितियां याद होनी चाहिए कि कुल परिणाम कितने होते हैं और कौन कौन सी स्थितियां कितनी बार आती है। ठीक, अगर हमें ये सारी चीजें याद है तो हम प्रैक्टिस का कोई सा भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के जो एग्जाम्पल है, यानी कि जो 18 प्रश्नावली के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इसकी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे? उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे? सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि एक फांसे को फेंकने पर फांसे पर सम अंक आने की प्रैक्टिस याद कीजिए। यानी कि एक फांसे को एक बार फेंक रहे हैं और फांसे पर जो अंक आना चाहिए वो कौन सा अंक होना चाहिए? सम अंक होना चाहिए। तो हमें क्या करनी है? उसकी प्रैक्टिस निकालनी है। देखो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम एक फांसे को फेंकेंगे तो उस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? हमारे पास 6 होगी। ठीक है, तो हम अगर हम यहाँ लिखें तो हम अगर लिखते हैं कि एक फांसे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने हमारे पास? एक फांसे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 6 परिणाम कौन कौन से आते हैं? देखो हमारे पास या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 या 6। इन 6 में से कोई सा एक परिणाम आता है हमारे पास। ठीक है, तो एक फांसे को जब हमने एक बार फेंका तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास? 6 है। अब हमें प्रैक्टिस किसकी निकालनी है? देखो उसने कहा है कि एक फांसे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रैक्टिस निकालनी है। तो जैसे हमने फांसा फेंका कुल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए हमारे पास। ठीक, अब अंक कौन सा आना चाहिए? सम आना चाहिए। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे सम अंक आने के अनुकूल परिणाम अगर मैं निकालूं, तो देखो सम अंक आने के अगर मैं अनुकूल परिणामों की बात करता हूं तो सम अंक कौन कौन से सम अंक आ सकते हैं मेरे पास? देखो कि जैसे मैंने फांसा फेंका तो कौन कौन आ सकता है? कि या तो 2 आ सकता है, क्योंकि 2 क्या होता है? सम होता है। 4 आ जाए, 4 भी क्या होता है? सम होता है। और 6 आ जाए, 6 भी क्या होता है? सम होता है, यानी कि इवन नंबर होता है। ठीक, तो जब हम एक फांसे को फेंकते हैं तो उसमें सम संख्याएं कौन कौन सी आ सकती है? उस स्थिति में सम संख्याएं 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है। ठीक है, तो जैसे फांसा फेंका तो सम अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने बने? 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है उस स्थिति में? 3 हो जाती है। और अनुकूल परिणाम कौन कौन से आ सकते हैं? या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या फिर क्या आ जाए? 6 आ जाए हमारे पास। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। ठीक, अब अनुकूल परिणाम 3 हो गए तो उस स्थिति में प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है? कुल परिणामों की संख्या। ठीक, अब अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 3 है। कुल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी? 3/6। यानी अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2। ठीक, यानी कि एक फांसे को फेंकने पर
सम अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाती है हमारे पास, 1/2 हो जाती है। ठीक, अगर वो हमसे ऐसे नहीं पूछता, हमसे ऐसे पूछ लेता कि एक फांसी को फेंकने पर सम नहीं विषम अंक है, ठीक, क्या पूछ सकता है हमसे, सम नहीं विषम अंक है, तो उस स्थिति में देखो विषम अंक कौन कौन से होता है, या तो 1 आ सकता था, विषम अंक क्या होता है, 1 आ सकता था, या फिर कौन आ सकता था, 3 आ सकता था, या फिर कौन आ सकता था, वो 5 आ सकता था। उस स्थिति में भी अनुकूल परिणाम कितने बनते, 3 ही बनते, क्योंकि या तो 1 आ सकता था, या फिर 3 आ सकता था, या फिर कितना आ सकता था, 5 आ सकता था। तो उस स्थिति में भी अनुकूल परिणाम कितने बनते हैं, 3 ही बनते हैं। और अनुकूल परिणाम अगर 3 बनते हैं तो प्रायिकता क्या हो जाएगी वापस उसकी, 3/6, यानी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो कुल परिणाम तो चेंज नहीं होंगे, बस अनुकूल सवाल के हिसाब से क्या करेंगे, हम चेंज करते जाएंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकता था कि यदि हम एक फांसे को एक बार फेंकें और फांसे पर कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक, तो 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, देखो आपको याद होगा, इसको 2, 3 और 5, ये 3 क्या होती है इसके अंदर अभाज्य संख्याएं होती है। तो 2, 3 और 5 यानी कितनी अभाज्य संख्या होगी, 3 अभाज्य संख्या है। तो अनुकूल परिणाम कितने बने, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। तो उस स्थिति में भी प्रायिकता कितनी हो जाती है, 3/6, यानी कितनी हो जाती है, 1/2। ठीक है, तो इस स्थिति में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, कोई सा भी सवाल बने हम उसके लिए कुल स्थिति कितनी रहेगी, 6। जैसा वो सवाल पूछता है हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, अनुकूल स्थिति निकाल सकते हैं, और अनुकूल स्थिति निकलते हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, 2 फांसों को फेंकने पर फांसों पर प्राप्त अंकों का योग कितना है, 7 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है कि जब 2 फांसों को फेंका जाता है तो फांसे पर अंकों का योग 7 आने की क्या करनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब हम 2 फांसों को फेंक रहे हैं, देखो यहाँ पे, तो जब 2 फांसों को फेंका जाता है, 2 फांसों को फेंकने पर, 2 फांसों को जब हम फेंक रहे हैं यहाँ पे, तो 2 फांसों को फेंकने पर कुल परिणाम कितने बनते हैं, देखो हमने बनाया कि 36 की 36 स्थितियां। जब 2 फांसों को फेंकते हैं तो उस स्थिति में कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 36 होती है, और 36 की 36 स्थितियां हमने बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो जब 2 फांसों को फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने बने, 36 बनेंगे। ठीक, अब उसने क्या कहा, देखो कि जब 2 फांसों को फेंका जाता है, हमने 2 फांसों को एक साथ फेंका और दोनों फांसे एक साथ फेंकेंगे तो कुल स्थितियां 36 बनी। उसने पूछा क्या है कि फांसे पर अंकों का योग कितना आना चाहिए। ठीक है, फांसे पर अंकों का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब फांसे पर अंकों का योग 7 कितनी स्थितियों में होता है, ये हमें चेक करना है। ठीक, तो फांसे पर अंकों का योग, देखो फांसे पर प्राप्त अंकों का योग, देखो फांसे पर प्राप्त अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, फांसे पर प्राप्त अंकों का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम देखो कौन कौन से बनेंगे। फांसा जो हमने फेंका 2 बार फेंका है और 2 बार फेंका है तो कुल परिणाम कितने बने, 36 बन गए। 36 बने हैं तो 36 में से वो स्थितियां लेनी है जिनमें अंकों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो मैं यहाँ पे देखो स्थितियां बनाता हूँ। अंकों का योग 7 कब होगा, देखो जब हमारे पास यार 1 और 6 है, क्योंकि 1 + 6 कितना होता है, 7 होता है, तो 1 और 6 आ सकता है। दूसरा 2, 5 आ सकता है, क्योंकि 2, 5 भी कितना होता है, 7 होता है, तो 2, 5 भी आ सकता है। या फिर 3, 4 है, क्योंकि 3, 4 भी कितना होता है, 7 होता है। या फिर कितना आएगा, 4, 3 आए, या फिर कितना आएगा, 5, 2 आएगा, या फिर कितना आएगा, 6, 1 आएगा। ठीक है, तो यही स्थिति बन सकती है, इनके अलावा कोई अलग स्थिति नहीं आ सकती हमारे पास। तो या तो 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, यानी कुल अनुकूल कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो जब 2 फांसों को फेंकते हैं तो अंकों का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम कितने बनते हैं, 6 बनते हैं यहाँ पे। ठीक, और अनुकूल परिणाम 6 है तो हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने हैं, 6, कुल कितने हैं, 36, यानी कि 6/36, और 6/36 खोल करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 हो जाएगा। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/36। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस हमें ध्यान होना चाहिए कि कुल स्थितियां कितनी होती है और सवाल के अनुसार अनुकूल स्थितियां कितनी बनी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है कि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन कर रहे हैं हम, लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो इसमें 53 सोमवार होने की क्या निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी। ठीक है, तो एक लीप वर्ष का हम क्या कर रहे हैं, यादृच्छिक चयन कर रहे हैं, और यादृच्छिक चयन करने के बाद उसमें कितने सोमवार होनी चाहिए, 53 सोमवार होनी चाहिए। ठीक,
इसी चीज को हल करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लीप वर्ष क्या होता है और अलीप वर्ष क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। देखो, लीप वर्ष की जब हम बात करते हैं तो लीप वर्ष का मतलब होता है कि ऐसा वर्ष जिसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। यानी कि नॉर्मली जब हम किसी वर्ष की बात करते हैं तो उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन ज्यादा हो जाता है। यानी कि फरवरी जो होती है वो 29 की आती है, तो एक दिन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस स्थिति में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 दिन होते हैं। ठीक है, और एक इसके साथ चलता है अलीप वर्ष, दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं। अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष में कितने, 366, और अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक, अगर हम इसके दिनों का विभाजन करें तो इसके दिनों के विभाजन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं कि 52 × 7 अगर अपन कर देते हैं तो 52 × 7 का मतलब हो गया कि 52 जो है वो तो पूर्ण सप्ताह होते हैं, पूरे सप्ताह होते हैं। यानी कि 7 का मतलब एक सप्ताह हो गया, और सप्ताह में 7 दिन आते हैं। यानी कि सातों के सातों दिन कितनी बार आते हैं, 52 बार आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी कितना बच जाता है, 2 दिन शेष बच जाता है हमारे पास, 2 दिन शेष बचते हैं, 2 दिन क्या हो गए, शेष हो गए। ठीक है, तो 366 दिनों का जब हमने विभाजन किया तो इसमें 52 × 7 यानी कि 52 तो पूरे सप्ताह हो गए, यानी कि प्रत्येक दिन 52 बार तो आता ही है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कितने दिन शेष बचते हैं, 2 दिन शेष बचते हैं। ठीक है, लेकिन अलीप की बात करेंगे तो अलीप में क्या हो जाता है, 52 × 7 तो होता ही है, प्लस इसमें कितना दिन शेष बचता है, इसमें केवल 1 दिन शेष बचता है। ठीक है, 52 × 7 + 1 यानी कितना हो गया, केवल 1 दिन शेष बचता है। ठीक, अब 7 × 52 के इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक दिन कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा। और इधर 7 × 52 का मतलब प्रत्येक दिन कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा। यानी कि सारे के सारे जो दिन होते हैं सप्ताह के वो सारे के सारे कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो कितने दिन बचे हमारे पास, कितने दिन शेष रहते हैं, यहाँ पे 2 दिन रहेंगे, और यहाँ पे कितने दिन शेष रहते हैं, केवल 1 दिन शेष रहता है। ठीक, तो हम केवल यहाँ पे कुल स्थितियां बनाते हैं 2 दिनों के लिए, और यहाँ कुल स्थितियां बनाते हैं हम केवल कितने दिनों के लिए, 1 दिन के लिए। ठीक, अब जैसे मान लो इस 2 दिन की क्या क्या स्थितियां बनेगी कि 2 दिन में क्या क्या वार हो सकते थे, क्या क्या दिन हो सकता था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्हीं 2 दिनों की क्या करते हैं, कुल स्थितियां बनाते हैं। ठीक, तो 2 दिन की अगर मैं स्थितियां बनाऊं, ठीक है, 2 दिन में क्या क्या वार हो सकता है हमारे पास, उसकी स्थितियां बनाए। देखो क्या क्या हो सकता है, कुल संभावनाएं बना रहे अपन की, कुल संभावनाएं कितनी बनती है, तो बनाते हैं। देखो मान लो 2 दिनों में पहले दिन में मैं क्या मान लेता हूँ, रविवार मान लेता हूँ। तो पहले दिन मैंने क्या मान लिया, रविवार मान लिया। अब पहले दिन अगर मैं रविवार मानूंगा तो अगले दिन अपने आप क्या आएगा, सोमवार आएगा। पीछे तो जा नहीं सकते अपन क्योंकि हम चलेंगे आगे की तरफ। तो पहले दिन अगर मैं रविवार मान रहा हूँ तो दूसरे दिन अपने आप क्या आ जाएगा, सोमवार। तो 2 दिनों में एक स्थिति तो ये बन जाती है कि अगर मान लो पहले दिन रविवार है तो दूसरे दिन अपने आप क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। एक स्थिति तो ये बन जाएगी। दूसरा, अगर हम मान लो हम पहले दिन क्या मान लेते हैं, सोमवार मान लेते हैं, दूसरे दिन अपने आप क्या आ जाएगा, मंगलवार आएगा। ठीक है, क्योंकि हम आगे चलेंगे। पहले दिन हमने क्या मान लिया, सोम, तो अगले दिन अपने आप क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। अगर हम पहले दिन क्या मान लेते हैं, मंगलवार मान लेते हैं, तो दूसरे दिन अपने आप क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा। पहले दिन अगर हम क्या मान रहे हैं, मंगलवार, तो दूसरे दिन अपने आप क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, अगर पहले दिन में बुधवार मान लेता हूं, पहले दिन मैंने क्या मान लिया, बुधवार मान लिया, तो दूसरे दिन अपने आप क्या आएगा, गुरुवार आएगा। ठीक, अगर मैं पहले दिन गुरुवार मान लेता हूं तो दूसरे दिन अपने आप क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। पहले दिन अगर मैं शुक्र मान लेता हूं तो दूसरे दिन अपने आप क्या आ जाएगा, शनि आ जाएगा। और पहले दिन अगर मैं शनि मान लेता हूं तो दूसरे दिन अपने आप क्या आ जाएगा, रवि आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस वही सेम स्थितियां, तो रवि के बाद वापस क्या आ जाएगा, सोम आ जाएगा। ठीक, तो 52 × 2 होने के बाद जो 2 दिन शेष बचते हैं उन 2 दिनों की कुल स्थितियां कितनी बन जाती है हमारे पास। कुल स्थितियां कौन कौन सी कुल स्थितियां बनी हमारे पास, या तो रवि सोम, सोम मंगल, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि हो सकता है हमारे पास। तो कुल कितनी स्थितियां बनी, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि उस स्थिति में कुल परिणाम कितने हो जाते हैं, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पे 7 हो जाती है। ठीक है, तो लीप वर्ष में कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसमें ये गलती नहीं करेंगे कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तो कुल परिणाम कितने बने, 366 बने, ऐसा नहीं है। ठीक, तो लीप वर्ष में 2 दिनों की कुल स्थितियां कितनी बनती है, 7 बनती है। ऐसे ही अलीप की बात कर लेते हैं अपन। अलीप में क्या होता है,
52 इंटू 7 यानी कि 52 तो पूरे पूरे सप्ताह होते हैं, यानी कि सातों के सातों दिन 52 बार तो आते ही है, लेकिन एक दिन जो बचता है वो कोई सा भी हो सकता है हमारे पास। तो हम इसी एक दिन की अगर स्थितियां बनाए तो इस एक दिन में क्या क्या वार हो सकते हैं, देखो एक दिन में क्या क्या हो सकता है। एक दिन में या तो रविवार हो सकता है, अगर रविवार नहीं होगा तो क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, अगर सोमवार भी नहीं हो तो क्या हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, मंगल भी नहीं हो तो बुध हो सकता है, बुध भी नहीं हो तो क्या होगा, गुरु होगा, गुरु भी नहीं हो तो क्या होगा, शुक्र होगा, शुक्र भी नहीं हो तो क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ठीक है, तो 52 इंटू 7 में 52 तो पूरे पूरे सप्ताह हो गया हमारे पास, 52 पूरे पूरे सप्ताह है, लेकिन कितना दिन शेष बचता है, केवल एक दिन शेष बचता है। एक दिन शेष बचेगा तो उस एक दिन में क्या क्या वार हो सकते हैं, उसके हम कुल कितनी स्थितियां बना सकते हैं, कितने बने हमारे पास यहाँ पे, 7 बन गए यहाँ पे। तो क्वेश्चन चाहे से लीप से आए चाहे से अलीप से आए, पर कुल परिणामों की संख्या तो कितनी होती है हमारे पास, 7 ही होती है, क्योंकि इसमें कितने दिन बचते हैं, 2 दिन, और 2 दिनों के लिए कुल परिणाम कितने बनते हैं, 7। इसमें बचता है केवल कितना, एक दिन, और एक दिन के लिए कुल परिणाम कितने बनते हैं, 7 ही बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अलीप में और लीप में, लीप और अलीप दोनों में क्या होते हैं, कुल परिणाम कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 3 या उदाहरण नंबर 3 जो था उसमें हमसे पूछा है कि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया हमने कौन सा वर्ष लिया है, लीप वर्ष लिया है, तो लीप वर्ष लिया तो कुल परिणाम कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक, इसमें हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, 53 सोमवार होने चाहिए। ठीक है, कितने सोमवार होने चाहिए, 53 सोमवार होने चाहिए। अब 53 सोमवार होने की देखो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास क्या है कि जब हमने लीप वर्ष का चयन किया तो 52 इंटू 7 लिख दिया था, 52 इंटू 7 लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक दिन कितनी बार आ रहा है, 52 बार। 7 का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे बार है सप्ताह के, और सारे के सारे बार कितनी बार आ रहे हैं, 52 बार आ रहे हैं। तो 52 बार तो पहले ही आ रहे हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 52 बार तो पहले ही आएंगे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 52 तो आएंगे ऐसे। बस हमें कितने करने, हमें कितने करने, 53 करने। अब 53 कब आएंगे, देखो 52 तो आ ही रहा है, हमें कितने करने, 53। 53 कब होगा, जब इन 2 दिनों में एक दिन और क्या आ जाए, सोमवार आ जाए। देखो 52 तो आ ही रहा है। अब अगर इस एक दिन में मैं फिर कह देता हूँ कि सोमवार फिर आ जाए, एक दिन में अगर सोमवार फिर आ जाता है तो कुल कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। ठीक, तो जब 53 की हमसे प्रायिकता पूछ रहा है तो 53 कब होंगे, जब इन 2 दिनों में जो हमसे बार पूछा है वो क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो 2 दिनों में हमसे जो पूछा अगर वो आ रहा है तो उसकी कितनी अनुकूल बन रही है, देखो हमसे पूछा कि 53 होने चाहिए। अब 53 कब होंगे, 52 तो हो रहे हैं, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं हमें। 53 कब होंगे, जब 2 दिनों में वो एक बार आ जाए हमारे पास। अब 53 सोमवार करना है तो 52 बार तो आए रहे हैं, 53 कब होगा, जब इन 2 दिनों में से एक दिन में क्या होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए। अब 2 दिनों में से एक दिन में सोमवार होना चाहिए, तो इसकी कितनी अनुकूल स्थितियां बनती है हमारे पास। ठीक है, 2 दिनों में एक दिन में सोमवार होने की कितनी अनुकूल स्थितियां बनती है, देखो अगर हम यहाँ पे देखें कुल स्थितियों में, अगर हम एक दिन में सोमवार होने की अनुकूल स्थितियां चेक करेंगे तो एक दिन में सोमवार एक तो यहाँ पे आ रहा है, और एक दिन में सोमवार हमारे पास क्या पे आ रहा है, दूसरे स्थान पे आ रहा है। ठीक है, तो एक दिन में सोमवार यहाँ पे, दूसरे दिन में सोमवार यहाँ पे आ रहा है, तो अनुकूल कितने बन गए हमारे पास, 2 हो गए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 53 सोमवार होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, क्योंकि 52 बार में तो कोई दिक्कत नहीं, 52 तो आएगा, चाहे से आप कहो मत कहो 52 तो आना ही है। लेकिन 53 कब आएगा, जब इन 2 दिनों में एक दिन और क्या आ जाए, सोमवार आ जाए, तो 53 हो जाएंगे हमारे पास। और 2 दिनों में एक दिन सोमवार होने के अनुकूल परिणाम कितने बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2/7 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की जो प्रायिकता है वो कितनी होती है, 2/7 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या देखो अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 4 है 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है। 12 टिकट हमारे पास छोटे छोटे, और उन सभी पर क्या हुआ है, 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, यदि उनमें से किसी एक टिकट को यादृच्छिक चयन किया जाता है, ठीक है, उन सभी टिकटों में से हमने क्या कर लिया, एक टिकट का यादृच्छिक चयन कर लिया। ठीक, तो वो जो टिकट हमने चयन किया, ठीक, जो टिकट हमने चयन किया उस टिकट पर लिखी हुई संख्या जो है वो 2 या 3 की क्या होनी चाहिए, गुणा जो होनी चाहिए। हमें क्या करनी है, इसकी प्रायिकता निकालनी। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या देखो हमारे पास
12 टिकटों पर 1 से लेकर 12 तक की संख्या लिखी हुई है। यदि उनमें से किसी एक टिकट को हमने चयन किया या फिर हमने उसमें से किसी एक टिकट को निकाला है तो उस टिकट पर लिखी हुई संख्या 2 या 3 की क्या होनी चाहिए, गुणज होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 या 3 के गुणज की क्या निकालनी, प्रायिकता निकालनी। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या हुआ, 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं के टिकट है। ठीक है, तो 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं के टिकट है, तो उस स्थिति में क्या हो गया, हमारे पास कुल टिकट कितने हो गए, कुल टिकट यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए, कुल टिकटों की संख्या कितनी हो गई, 12। 1 से लेकर कहां तक लिखे हुए हैं, 12 तक अंक लिखे हुए हैं, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 12 हो गया, यानी उनकी संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारे पास हो गए उसके कुल परिणाम। ठीक है, क्योंकि कुल टिकट कितने हैं, 12 है और सब पे 1 से लेकर 12 तक की संख्या लिखी हुई है, तो कुल टिकटों की संख्या कितनी होगी, हमारे पास 12 होगी। ठीक, अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, देखो हमें प्रायिकता निकालनी है 2 या 3 के गुणज होने की। ठीक है, किसकी प्रायिकता निकालनी है, 2 या 3 के गुणज होने की अनुकूल निकालनी पहले हमें। ठीक है, अनुकूल। अब देखो 2 या 3 के गुणज, पहली बात तो ये कि 2 या 3 को समझते हैं कि 2 या 3 का मतलब क्या होता है, 2 या 3। ठीक, अब देखो बीच में एक शब्द आ रहा है या, क्या का मतलब होता है कि या तो इसके गुणज हो या फिर किसके गुणज हो, इसके गुणज हो। ठीक, या तो इसके या फिर किसके होनी चाहिए, इसके होनी चाहिए, मतलब दोनों में से किसी की होगी, दोनों में से किसी एक की भी गुणज है तो हम क्या करेंगे, उस स्थिति को काउंट करेंगे, यहाँ पे उसको गिनेंगे हम। ठीक, तो 2 या 3 की गुणज होनी चाहिए। अब गुणज का मतलब गुणा के रूप में होनी चाहिए, या फिर हम ऐसे कहें कि उस संख्या में इसका या इसका क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए हमारे पास। गुणज का मतलब ये हो गया हमारे पास, तो 2 या 3 की गुणज होनी चाहिए। अब 2 या 3 की गुणज वाली कितनी संख्या है हमारे पास, देखो 2 या 3 की गुणज वाली कितनी संख्या है, जो 2 की भी हो या 3 की भी हो। ठीक, तो या का मतलब ध्यान रखना, या का मतलब होता है या तो इसकी या फिर क्या, इसकी होगी। तो 2 या 3 या तो इसके वाली को या फिर इसके वाली, दोनों में से किसी अगर एक की हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिनेंगे। तो पहले अपन को 2 की ले लेते हैं, 2 की गुणज ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तो हो गई 2 वाली। 3 की गुणज कौन कौन सी, देखो 1 ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो कितनी हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी हो गई हमारे पास, 8 हो गई। तो 2 या 3 के गुणज होने के अनुकूल कितने हो गए, 8 हो गए। और उस स्थिति में प्रायिकता कितनी आ जाएगी, इसकी प्रायिकता बराबर कितना हो जाता है, 8/12। ठीक, यानी इसको अगर अपन काट दें तो 2 बटे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कुल परिणाम कितने हो गए, 12। 2 या 3 की गुणज कितनी होगी, 2 या 3। अब यहाँ पे या शब्द का ध्यान रखना है, क्योंकि या का मतलब होता है कि या तो इसकी या फिर इसकी, दोनों में से किसी एक की भी है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिनेंगे। अगर यहाँ पर ऐसा शब्द आ जाता 2 अथवा 3, अथवा या फिर 2 तथा 3 दोनों आ जाते हैं, तो ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है हमें जिसमें 2 या 3 दोनों के गुणा के रूप में आ रही हो। ठीक, तो उस स्थिति में कौन कौन सी संख्या होती, एक तो 6 होती जो कि 2 और 3 के गुणज के रूप में है, एक होती वो कौन सी, एक तो 6 हो जाती, एक हो जाती वो कौन सी, 12। तो ये कितनी हो जाती, 2 हो जाती, और एक तक क्या हो जाती, 2/12 हो जाती। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4। अगला उदाहरण हमारे पास उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 क्या है, देखो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की क्या करनी है, अपने को प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछाला अपन ने, अब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कुल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक, अब कुल परिणाम सॉरी एक सिक्के को एक बार उछाला अपन ने, एक सिक्के को कितनी बार उछाला, एक बार उछाला, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, केवल एक बार उछाल रहे हैं, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 2, हेड या टेल। ठीक, अब किसकी प्रायिकता निकालनी है, चित आने की, तो चित आने के अनुकूल परिणाम। चित कितनी बार आ सकता है, 2 स्थितियां और दोनों में चित कितनी बार आ सकता है, केवल एक ही बार आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 हो गए, यानी कि एच कितनी बार आ सकता है, केवल एक ही बार आ सकता है। चित भी एक बार आ सकता है और पट भी कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी भी, प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि सिंपल सा आंसर है, प्रायिकता कितनी आएगी इसकी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 देखोगे अपने पास, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से
एक पत्ता निकाला जाता है। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते की किस बादशाह होने की क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब 52 पत्तों की गड्डी है तो हम जानते हैं कि कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52 है। ठीक, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला तो कुल पत्तों की संख्या कितनी, 52 है। अब निकाला गया पत्ता क्या होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में बादशाह की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो कुल बादशाह कितने हो गए, 4। तो बादशाह होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 4। कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो 4/52 यानी कि अगर इसको काटेंगे तो 1/13 क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 52 है। और निकाला गया पत्ता क्या होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए। तो बादशाह कितने हैं, उसके अंदर 4 बादशाह है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/52 यानी कि 1/13 क्या हो जाएगी उसकी प्रायिकता। उदाहरण नंबर 7 देखो, उदाहरण नंबर 7 क्या अपने पास, एक फांसे को एक बार उछाला जाता है। उदाहरण नंबर 7 में क्या कहा, एक फांसे को एक बार उछाला जाता है। 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की क्या करनी है, अपने को प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, 5 से छोटी या उसके बराबर। तो पहले अपन कहें यहाँ पे कि एक फांसे को एक बार उछाला जाता है, तो उस स्थिति में कुल परिणाम कितने हो जाते हैं हमारे पास, एक फांसे को केवल कितनी बार, एक बार। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गया। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 6 हो गए। ठीक, कुल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। अब उसने कहा है कि 5 से छोटे, ठीक है, 5 से छोटे या उसके बराबर। तो 5 से छोटे या बराबर, 5 से छोटे या बराबर होने के अनुकूल, बराबर होने के अनुकूल। अब देखो कथन क्या कहा उसने, किसकी प्रायिकता निकालनी है, 5 से छोटे या बराबर होनी चाहिए। ठीक, अब 5 से छोटे अंक कितने होते हैं, देखो हम जानते हैं कि कुल प्रायिकता, कुल परिणाम कितने हैं, ये होते हैं 1 से लेकर 6। ठीक, प्रायिकता किसकी निकालनी, 5 से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए। अब 5 से छोटे देखो कितने होते हैं, 1 2 3 4, ये तो हो गए 5 से छोटे। और 5 के बराबर कितना हो गया, केवल 1। ठीक, तो 5 है। तो अनुकूल परिणाम कितने बन गए यहाँ पे हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 5। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल 5 है, कुल कितने हैं, 6। तो प्रायिकता कितनी रहेगी इसकी, 5/6। ठीक है, अगला उदाहरण देखो हमारे पास, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 जो है वो है, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। 2 खिलाड़ी हैं, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम क्या है, श्याम है। तो राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। एक खिलाड़ी की जीतने की प्रायिकता में दे रखी है। यह ज्ञात है कि राम के मैच के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 4/5 है। तो हमें क्या करना है, श्याम के मैच के जीतने की क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, 2 खिलाड़ी है, दोनों में से एक के जीतने की प्रायिकता दे रखी है और दूसरे की प्रायिकता में क्या करनी है, यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो हमने कहा था कि किसी भी घटना के लिए अधिकतम प्रायिकता का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, किसी भी घटना की जो टोटल प्रायिकता होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो, राम के मैच जीतने की जो प्रायिकता है, अब एक खिलाड़ी के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है हमें, राम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है हमें कितनी, 4/5। ठीक है, ये राम के मैच जीतने की प्रायिकता है। अब दोनों जो व्यक्ति है वो केवल क्या खेल रहे हैं, एक ही खेल खेल रहे हैं, यानी कि दोनों केवल क्या खेल रहे हैं, मैच ही खेल रहे हैं, एक ही मैच खेल रहे हैं। तो उस स्थिति में दोनों की जो प्रायिकताओं का योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, यहाँ से जब अपने ऐसे लिख लें कि राम के जीतने की प्रायिकता प्लस श्याम के जीतने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकताओं का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक, राम के मैच जीतने की प्रायिकता और श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। और अगर 1 होता है तो मैं इसकी निकालना चाहूँ, इसको उठा के क्या करता हूँ, मैं इस तरफ भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस राम के जीतने की प्रायिकता, राम के मैच जीतने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कितना, 4/5। 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। ठीक, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि एक प्रयोग के लिए सभी प्रायिकताओं का जो टोटल योग है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, एक ही प्रयोग के लिए सभी प्रायिकताओं का टोटल योग कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना करेंगे, 1 करेंगे, और जिसकी दे रखी है उसको माइनस कर देंगे, तो बचे हुए व्यक्ति की प्रायिकता अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 9, जिसमें क्या दिया हुआ है कि एक थैले के अंदर, एक थैले में एक सफेद
एक काली और एक लाल गेंद रखी हुई है। एक थैला है हमारे पास, उस थैले में एक सफेद, एक काली और एक लाल गेंद रखी हुई है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, थैले के अंदर कुल गेंदें कितनी हो गई। ठीक है, थैले के अंदर कुल गेंदें कितनी हो गई, एक तो कौन सी गेंद, सफेद गेंद, एक कौन सी है, काली गेंद है, और एक कौन सी है, लाल गेंद है। ठीक, एक थैले में एक सफेद, एक लाल और एक काली गेंद है। ठीक है, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि एक गेंद निकाल रहे हैं। ठीक है, निकाली गई गेंद के लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता होगी, देखो निकाली गई गेंद क्या होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। ठीक है, तो गेंद के लाल होने की अनुकूल, निकाली गई गेंद के किस रंग के होने की, लाल रंग के होने की जो अनुकूल है वो कितनी होगी। अब लाल गेंदें कितनी, इसके अंदर एक ही है, तो अनुकूल कितनी होगी, एक होगी। और प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, प्रायिकता बराबर 1/3, अनुकूल बटे कुल। तो प्रायिकता कितनी जाएगी इसकी, 1/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास उदाहरण नंबर 9। ठीक, अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्या है, देखो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो कम से कम एक चिताने की क्या करनी है, अपने को प्रायिकता निकालनी है। ठीक, एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं, और कम से कम कितने चिताने चाहिए, एक चिताने की हमें क्या करनी है, प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करें, देखो एक सिक्के को जब 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं हम, 2 बार उछाल रहे हैं। एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछालने पर। ठीक है, कुल परिणाम कितने बन जाते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं। और कुल परिणाम कितने होते हैं, HH या फिर क्या हो जाता है वो TT हो जाता है। तो इस स्थिति में कुल परिणाम कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं। और 4 परिणाम कुछ इस तरीके से है। अब उसने तो क्या कहा है कि कम से कम कितने चिताने चाहिए, एक चिताना चाहिए। कम से कम कितने चिताने चाहिए, एक चिताने चाहिए। तो कम से कम अगर एक चिताता है तो उसके अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, देखो अनुकूल परिणाम कम से कम 1। ठीक है, कम से कम 1 मतलब 1 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक, कम से कम 1 है, 1 से ज्यादा तो आ सकते हैं, पर कम से कम 1 का मतलब हो गया कि उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब कम से कम 1 आना चाहिए, तो 1 से कम नहीं आना चाहिए, और 1 से कम नहीं आना चाहिए, तो जिसमें भी 1 से कम आ रहा होगा उस वाली स्थिति को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, कम से कम 1 मतलब कम से कम 1 आएगा, उससे कम नहीं आना चाहिए। तो उससे कम जो जिस स्थिति में उससे कम आ रहा है उसको हटा दो आप। तो यहाँ पर यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो इसको हटा देंगे, तो कितनी बची, 1 2 3। तो अनुकूल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अनुकूल 3 हो जाएगी तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, 3/4। ठीक है, तो कम से कम का मतलब हो गया कि उससे कम वाली नहीं लेनी हमें। अब उससे कम वाली नहीं लेनी, तो उससे कम वाली को हटा दो, बाकी जितनी भी बचेगी हम सारी स्थितियां क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, उनको ले लेंगे। तो 1 2 3 बची, अनुकूल 3 है, कुल कितनी हो जाएगी 4। तो प्रायिकता कितनी होगी, 3/। आइए अब हम बात करते हैं इसकी प्रश्नावली 18.1 के क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्नावली 18.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या अपने पास, देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है एक फांसे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की क्या करनी है, अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक फांसे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने के में क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर इस पे लिखूं कि जब हम एक फांसे को फेंकते हैं, ठीक है, तो एक फांसे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं हमारे पास, एक फांसे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आएंगे, 6 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 होंगे हमारे पास। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक, 4 से बड़ा अंक होने के अनुकूल परिणाम निकालने हैं, तो 4 से बड़ा अंक होना चाहिए। तो 4 से बड़ा अंक होने के 4 से बड़ा अंक होने के अनुकूल 4 से बड़ा अंक होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए। अब 4 से बड़े अंक कितने होते हैं, 4 से बड़े केवल 2 ही अंक होते हैं, या तो 5 आएगा या फिर कितना आएगा, 6 आएगा। तो 4 से बड़े अंक होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। और 4 से बड़े अंक होने के अनुकूल परिणाम 2 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी कितनी हो जाएगी, 2/6। यानी 2/6 का मतलब कितना हो गया, 1/3। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है अपने पास कि जब एक फांसे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालनी है, कुल परिणाम कितने, 6 है, 4 से बड़े अंक कितने होते हैं, 2, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/6, यानी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है,
अगला सवाल क्या है, देखो सवाल नंबर 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और दोनों बार ही क्या आना चाहिए, हमारे पास चित आना चाहिए। ठीक है, एक सिक्के को कितने बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं। तो जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो उस स्थिति में कुल परिणाम कितने बनते हैं। एक सिक्के को जब 2 बार उछालते तो कुल परिणाम कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। और 4 किस किस तरीके से बनते हैं, देखो इसी तरीके से बनते हैं, हमने बहुत सी बार लिख रखा है इनको। तो 4 परिणाम इस तरीके से बनेंगे। अब उसने कहा है कि दोनों बार ही क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। कितनी बार, दोनों बार। तो दोनों बार ही अगर चित आए तो दोनों बार चित आने के अनुकूल कितने बनेंगे, देखो दोनों बार ही क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। दोनों बार चित आने के अनुकूल कितने बनते हैं, देखो अब देखो दोनों बार कितने चित आ रहे हैं, केवल एक ही स्थिति बन रही है जिसमें दोनों बार क्या आ रहे हैं, चित आ रहे हैं। तो दोनों बार चित आने के अनुकूल कितने बनेगी, केवल एक। और जब दोनों बार चित आने के अनुकूल एक बनती है तो उस स्थिति में प्रायिकता कितनी होती है, 1/4, यानी कि अनुकूल बटे कुल, यानी कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चिताने की प्रायिकता कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 से लेकर 17 तक की संख्या है, तो कुल परिणाम कितने हो गए, यानी कि कुल संख्याएं कितनी होगी हमारे पास, देखो कुल परिणाम कितने हैं, 1 से लेकर 17 तक कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। यानी कि 1 से लेकर कितनी तक की संख्या हो गई, 17 तक की संख्या हो गई। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और कितने हो गए, ये 17 हो गए। ठीक, तो 1 से लेकर 17 तक की संख्याओं में कुल परिणाम कितने, 17 है, 17 संख्या हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं हम, इनमें से एक संख्या निकाल रहे हैं, तो संख्या के अभाज्य होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, देखो कौन सी संख्या होनी चाहिए, निकाले गई संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितने बने, देखो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और फिर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या होती है, तो इनमें से कोई सी एक संख्या निकल सकती है। तो अनुकूल कितनी बन जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी बन जाएगी, 7। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और अनुकूल परिणामों की संख्या अगर 7 है तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अनुकूल बटे कुल, यानी कि 7/17 क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या अपने पास, एक सिक्के के लगातार उछालों में, एक सिक्के के लगातार कितनी उछालों में, 3 उछालों में, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की क्या करने, अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी। ठीक, तो देखो पहले यहाँ पर जब हम एक सिक्के को कितनी बार उछालते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, 3 उछालों में, एक सिक्के के 3 उछालों में कुल परिणाम कितने बनते हैं, देखो एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने बनते हैं, हमारे पास 8 परिणाम बनते हैं। और 8 परिणाम हमने बना भी रखे हैं पहले, वो स्थिति हम यहाँ बना भी सकते हैं। अब उसने क्या कहा है, देखो यहाँ पे इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे उसने कहा है कि एकांतरित चित्त या पट होना चाहिए। एकांतरित का मतलब क्या होता है, देखो एकांतरित का मतलब होता है हमारे पास एक के अंतर में आनी चाहिए। ठीक, एक के अंतर का मतलब हो गया कि एक के बाद दूसरा आना चाहिए और दूसरे के बाद वापस पहला आ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सेम वाली स्थितियां नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पर तो ये 2 क्या हो गए, सेम हो गए, एकांतरित नहीं हुआ है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला होना चाहिए था पर नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थितियां हमें नहीं लेनी है। ठीक, तो एकांतरित चित्त या पट आया हमारे पास, तो एकांतरित चित्त या पट, एकांतरित चित्त या पट आने के अनुकूल कितने बनेंगे, एकांतरित चित्त या पट आए, एक के अंतर के बाद दूसरा आना चाहिए, ऐसे कुल कितने बनते हैं, केवल 2 ही बनते हैं, हेड टेल हेड या फिर टेल हेड टेल, यही 2 बनेंगे हमारे पास। बाकी में तो क्या होता है, रिपीट होता है, 2 स्थितियां सेम हो जाती है, तो उन सभी स्थितियों को हम नहीं लेंगे। एकांतरित का मतलब एक के अंतर के बाद दूसरी आनी चाहिए। ठीक, ऐसे कितनी बन गई, 2 बन गई, और ये 2 बन गई तो प्रायिकता क्या हो जाएगी उस स्थिति में, प्रायिकता होता है अनुकूल बटे कुल, यानी 2/8, यानी कितना हो गया, 1/4 क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पहले देखेंगे कि क्या हमसे पूछा, उसने पूछा है कि एकांतरित चित्त या पट होनी चाहिए। एकांतरित का मतलब एक के अंतर के बाद दूसरा आना चाहिए, तो ऐसी कुल कितनी बनती है, 2 ही बनती है। अनुकूल कितनी बनी, 2, कुल कितनी 8, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/8 यानी 1/4। ठीक है, अगला प्रश्न अपने पास प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, एक अलीफ वर्ष में केवल कितने रविवार आने चाहिए? 12 रविवार आने चाहिए। ठीक है, एक अलीफ वर्ष में कितने रविवार आने चाहिए? 12 रविवार आने के लिए क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमने पहले बताया है कि अलीफ वर्ष की अगर अपन बात करें तो अलीफ वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन में क्या होता है? 52 इंटू 7 यानी कि प्लस एक दिन बचता है। 52 पूरे पूरे सप्ताह होते हैं और एक दिन क्या बचता है? उसमें शेष बचता है। तो प्रायिकता हम केवल से एक दिन की निकालते हैं। एक दिन की निकालते हैं तो एक दिन की कुल कितनी स्थितियां बनी थी हमारे पास? 7 स्थितियां बनी थी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे अलीफ वर्ष में कुल परिणाम 52 रविवार होने के कुल परिणाम कितने बनेंगे? ठीक है, हमने बना रखा है कि 52 में कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, अब 7 हो गए तो क्या होगा? देखो यहाँ पे 7 की अगर मैं स्थितियां लिखूं, 7 की स्थितियां क्या बनेगी? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 हो गया हमारे पास। ठीक, तो ये 7 स्थितियां बन गई। अब कौन सा वर्ष है? अलीफ वर्ष है, और अलीफ वर्ष है तो एक दिन शेष बचता है। एक दिन शेष बचेगा, इससे मतलब एक दिन की कुल कितनी स्थितियां? 7 स्थितियां बनेगी। अब तो कहा क्या है उसमें कि केवल कितने रविवार होने चाहिए? ठीक है, केवल कितने रविवार होने चाहिए? 52 ही रविवार होने चाहिए। अब 52 होने चाहिए तो 52 तो पहले आते हैं। देखो 52 इंटू 7 प्लस 1 बचता है। अब केवल कितने होने चाहिए? 52 ही होने चाहिए। तो 52 कब रहेंगे? 52 ही कब रहेंगे? जब इस एक दिन में क्या नहीं आए? रविवार नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन में रविवार आता है तो कुल कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे, और 53 हो जाएंगे तो फिर हमारे पास 52 की प्रायिकता नहीं आ पाएगी। हमें क्या करना है? केवल 52 ही रखना है, और 52 ही रखना है तो इस एक दिन में रविवार नहीं होना चाहिए। और एक दिन में रविवार नहीं होगा तो रविवार के अलावा तो कुछ भी हो सकता है। रविवार नहीं होना चाहिए तो रविवार की स्थिति को हटा दो और कुछ भी दिन आ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो केवल हमें 52 ही रखना है। तो हम यह लिखेंगे 52 रविवार होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। क्योंकि 52 कब रहेंगे? जब एक दिन में रविवार नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आ गया तो कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 52 इंटू 7 प्लस 1 होता है। 52 इंटू 7 का मतलब 52 तो आ रहे हैं। अगर इसमें रविवार आ गया तो कुल कितने? 53 हो गए। और 53 नहीं करने में हमें कुल कितने रखने हैं? 52 रखना है। इसमें रविवार नहीं होना चाहिए, इसमें रविवार नहीं होना, इसका मतलब ये रविवार नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी कौन आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। और 6 आ सकते हैं तो उस स्थिति में प्रायिकता क्या बनेगी हमारे पास? उस स्थिति में प्रायिकता बनती है कितनी? 6/7 हो जाती है। 6/7 क्या हो जाएगा? उसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो केवल 52 ही रखना है तो उस एक दिन में वो वार नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा तो कितने स्थितियां? 6/7 यानी क्या हो जाएगी? उसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 6 क्या अपने पास, यदि पीए बराबर कितना? 0.65। ठीक है, तो पीए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब पहली बात तो पीए क्या होता है? देखो पीए का मतलब होता है कि एक कोई घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता पीए होती है हमारे पास। ठीक है, एक अगर कोई घटना हो उसके घटित होने की प्रायिकता को अपन लिखते हैं पीए से। तो पीए कितने दे रखे? 0.65। और हमें निकालनी ए नहीं की प्रायिकता। ए नहीं का मतलब हो गया पीए नहीं हो गया हमारे पास। ठीक है, तो पीए कितने दे रखी है? 0.65। और पी ए नहीं का मतलब हो गया कि ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, ये हमें निकालनी है। तो इसका मान हम निकालेंगे। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि एक ही घटना के लिए टोटल प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर हम लिखें तो पी ए प्लस पी ए नहीं बराबर कितना होगा? 1 होगा। एक ही घटना के लिए सभी प्रायिकताओं का टोटल योग कितना होता है? 1 होता है। तो पी ए और पी ए नहीं की टोटल प्रायिकता का टोटल योग कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब टोटल योग अगर 1 हो रहा है तो ये तो दे रखा है हमें 0.65, और हमें निकालनी है पी ए नहीं, और ये बराबर कितनी है? 1 है। तो यहाँ से अगर मैं पी ए नहीं निकालना चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 0.65, और 1 माइनस 0.65 करेंगे तो आएगा 0.35 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान रखें एक ही घटना के लिए सभी प्रायिकताओं का टोटल योग कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर घटना एक ही है, वो घटित भी हो रही है, और उसके घटित नहीं होने की निकालनी है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जो दे रखा है वो लिख देंगे, जो निकालना है उसको हम लिख के इसको इधर भेज देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास घटना की घटित होने की नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो प्रश्न संख्या 7, 2 सिक्कों को कितनी बार उछाला जाता है? 1 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो 2 सिक्कों को कितनी बार उछाल रहे हैं? 1 बार उछाल रहे हैं। 2 सिक्कों को 1 बार, 2 सिक्कों को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम। ठीक है,
दो सिक्कों को हम कितनी बार उछाल रहे हैं, एक बार उछाल रहे हैं, और दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या हम जानते हैं कितनी होती है, कुल परिणाम कितने होते हैं, 4 होते हैं। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो HH, HT, TH और TT ये होता है हमारे पास। ठीक है, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता याद करनी। तो दो सिक्कों को जब हम एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो वो 4 परिणाम हमने इस तरीके से लिख दें यहाँ पे। ठीक, अब जो प्रायिकता किसकी निकालनी है, अधिक से अधिक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अधिक से अधिक कितनी आनी चाहिए, केवल 1 आनी चाहिए। मतलब 1 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा केवल कितना आ जाए हमारे पास, 1 आ जाए, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अधिक से अधिक अगर 1 आता है तो अधिक से अधिक 1 ही आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो 1 से ज्यादा वाले जो स्थितियां हैं, अधिक से अधिक 1 पट, तो 1 से ज्यादा वाले पट वाली स्थिति को अगर हम हटा देंगे तो बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारे पास, अनुकूल बनेगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक केवल 1 है, 1 से ज्यादा नहीं वाला, 1 से ज्यादा वाला नहीं लेना है। तो 1 से ज्यादा वाला नहीं लेंगे तो इस वाली स्थिति को हटा देंगे, बाकी कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। ठीक है, तो अधिक से अधिक 1 पट होने के अनुकूल परिणाम कितने बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक 1 ही आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो 1 से ज्यादा वाली स्थिति को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये हमने हटा दिया तो कितनी बची, 3 बची। 3 क्या हो जाएगी, अनुकूल, और 3 अनुकूल हो जाएगी तो उस स्थिति में प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4 अनुकूल बटे कुल, यानी कि 3/4 क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, प्रश्न संख्या 8 क्या है, देखो एक फांसे को कितनी बार फेंका जाता है, 2 बार फेंक रहे हैं। ठीक है, एक फांसे को जब हम 2 बार फेंकेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक फांसे को 2 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने बनेंगे, 36 बनेंगे हमारे पास। हमने 36 की 36 पहले भी बना रखी है। तो एक फांसे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी, 36 हो गई हमारे पास। ये कुल परिणाम कितने हो गए, 36। ठीक, अब हमें यहाँ पे 2 सवाल हल करने हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग एक बार तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और दूसरी बार कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। ठीक, तो पहला वाला सवाल देखो, संख्याओं का योग कितना है, 9 है। तो हम लिखेंगे संख्याओं का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम, संख्याओं का योग कितना आने के, 9 आने के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे। देखो अब 9 कौन कौन सी स्थिति में आ सकता है, या तो आ सकता है किसमें, 3-6 में, 3-6 भी कितना होता है, 9 होता है। या फिर आ सकता है किसमें, 4-5 में, या फिर आ सकता है किसमें, 5-4 में, या फिर आ सकता है किसमें, 6-3 में। इन 4 स्थिति के अलावा एक भी स्थिति नहीं बनेगी जिसमें अंकों का योग कितना आ रहा हो, 9 आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसी अनुकूल कितनी बनी, केवल 4 बनी है जिसमें अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कुल कितनी है, 36 है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल बटे कुल, यानी कि 4/36, यानी 1/9 क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो अंकों का योग 9 होने के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 4, कुल कितने हैं, 36। तो प्रायिकता क्या होगी, 4/36, यानी कि 1/9 हो गया। ठीक, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 13। तो अंकों का योग 13 होने के, अंकों का योग 13 होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है, अंकों का योग 13 होना चाहिए। अब 13 देखो आ सकता है क्या, अंक कितने आते हैं अधिकतम, 6 और 6 आते हैं, 6 + 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। 13 तो किसी स्थिति में नहीं हो रहा, किसी स्थिति में नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 0। अनुकूल परिणाम 0 है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल बटे कुल, यानी कि 0/36, यानी कितना हो गया, 0। तो उस स्थिति में प्रायिकता कितनी आएगी, इसकी 0 आएगी। ठीक है, तो अंकों का योग 13 होने के अनुकूल परिणाम कितने बने, कि 0। क्यों बने, क्योंकि अधिकतम अंक कितने आते हैं, 6 आते हैं, और 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है। 13 नहीं हो सकता, उस स्थिति में उसके अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 0। कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0/36। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो हमारे पास एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। एक थैला है हमारे पास, उस थैले के अंदर 5 तो लाल है और 3 कौन सी गेंद है, सफेद गेंद है। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद याद से निकाली जाती है, यानी बिना देखे हुए एक गेंद निकाली जाती है। सारी की सारी गेंदें सेम आकार की है। तो हम क्या कर रहे हैं, थैले के अंदर बिना झांके हुए, बिना देखे हुए इसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, गेंद निकाल रहे हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद पहले तो सफेद होनी चाहिए और दूसरी वो सफेद नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अब थैला है, थैले के अंदर अगर अपन बात करें, पहले तो हम कहेंगे कि उस थैले के अंदर कुल गेंदें कितनी हो गई, यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए उसके। थैले में कुल गेंदें हैं 5 तो लाल है, और 3 कौन सी गेंदें यहाँ पे सफेद गेंदें, यानी कि कुल कितनी हो गई 8 गेंदें हो गई हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर हमसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला तो ये कि थैले के अंदर से जब हमें गेंद निकालते हैं तो गेंद किस रंग की होनी चाहिए, सफेद रंग की होनी चाहिए। अब सफेद रंग की होनी चाहिए तो हमने गेंद निकाली, और गेंद निकाली तो वो सफेद रंग की हो, तो सफेद रंग की होने की अनुकूल कितनी होगी, सफेद रंग की होने की अनुकूल। जब हमने उसके अंदर से गेंद निकाली तो गेंद किस रंग की होनी चाहिए, सफेद रंग की होनी चाहिए। तो सफेद रंग के होने की अनुकूल स्थिति कितनी है, देखो सफेद गेंद कितनी है उसके अंदर 3 ही है, तो अनुकूल कितनी बनेगी 3 ही बनेगी, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं निकल सकती। तो अनुकूल कितनी बन जाएगी यहाँ पे 3 बन जाएगी। तो अनुकूल 3 है तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अनुकूल बटे कुल, यानी कि 3/8 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि सफेद गेंदें कितनी है 3 है, कुल कितनी है 8 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी 3/8 हो जाएगी। ठीक, अगला क्या पूछा है इसमें, देखो गेंद सफेद नहीं होनी चाहिए। अब सफेद नहीं होगी तो कौन से रंग की हो जाएगी, वो लाल रंग की हो जाएगी। ठीक, तो गेंद सफेद नहीं होनी चाहिए। अब और नहीं होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, सफेद के अलावा जो बची हुई है उनका अनुकूल मानेंगे यहाँ पे, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि गेंद क्या नहीं होनी चाहिए, सफेद नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, सफेद नहीं होने की प्रायिकता। अगर सफेद है प्लस सफेद नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, और उस 1 में से हम सफेद होने की प्रायिकता को माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, उसने कहा कि गेंद सफेद नहीं होनी चाहिए तो किस रंग की होगी, लाल रंग की होगी। तो लाल रंग की गेंद कितनी है 5 है, कुल कितनी है 8 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/8। दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के अपने पास देखो, किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, 12 जो खराब पेन है वो 132 अच्छे पेनों में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं हमारे पास। ठीक, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता, केवल देखने से ये पता नहीं लगेगा हमें कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा पेन क्या है खराब है। ठीक, तो केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और या फिर कौन सा अच्छा है। हम क्या कर रहे हैं, उन सभी पेनों में से हम क्या कर रहे हैं, एक पेन को याद से निकाल रहे हैं, बिना देखे एक पेन निकाल रहे हैं अपन। तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वो निकाला गया पेन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास पहले देखो यहाँ पे कुल पेन कितने हो गए, 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है। तो पहली बात ये कि कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई, तो हम कहे यहाँ पे कि कुल परिणाम कितने हो गए या फिर कुल पेन कितने हो गए, तो ये हो गया 12 प्लस 132, यानी कितना हो गया 144। ठीक है, हमारे पास कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई 144 हो गया, यानी कुल परिणाम कितने हो गए 144 हो गया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से एक पेन निकाल रहे हैं, और निकाला गया पेन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पेन अच्छा होना चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे पेन के अच्छे होने के अनुकूल परिणाम। तो पेन हम निकाल रहे हैं और पेन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे पेन और निकाल, अच्छे पेन कितने हैं इसके अंदर, अच्छे पेन होना चाहिए तो अच्छे पेन कितने हो गए 132 है। ठीक है, निकाला गया पेन अच्छा होना चाहिए तो अच्छे पेन के अनुकूल परिणाम कितने हो गए 132 हो गया हमारे पास, और कुल परिणाम कितने यहाँ पे 144 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं 132 और कुल परिणाम कितने 144, तो 132 बटे 144, और यदि इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 11/12। ठीक है, तो 11/12 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ये गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है और उस ताश की गड्डी में से हम क्या कर रहे हैं, एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो उसके निकाले गए पत्ते के निम्न के प्राप्त होने की क्या करनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले अपन कहें यहाँ पे कि कुल पत्ते कितने हैं या फिर कुल परिणाम कितने रहो, कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं 52 है, क्योंकि कुल पत्ते कितने 52, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी। ठीक, अब हमसे क्या क्या पूछा है, देखो पहला हमसे पूछा है उसने कि लाल रंग का क्या होना चाहिए, वो गुलाम होना चाहिए। ठीक,
लाल रंग का क्या होना चाहिए, गुलाम होना चाहिए। तो लाल रंग का गुलाम, निकाला गया पत्ता किस रंग का होना चाहिए, लाल रंग का गुलाम होना चाहिए। तो लाल रंग का गुलाम होने के लिए अनुकूल कितनी हो जाएगी, देखो हम जानते हैं कि गुलाम कितने होते हैं, टोटल गुलामों की संख्या कितनी होती है, 4 गुलाम होते हैं, सबका एक एक गुलाम होता है। तो हमने लिख रखा है कि टोटल कितने गुलाम होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। तो 4 में से भी क्या होता है, 2 तो लाल रंग के होते हैं और 2 किस रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो लाल रंग के गुलाम कितने होंगे हमारे पास, केवल कितने होंगे, 2 होंगे। तो लाल रंग के गुलाम कितने हो गए, 2 हो गए। और कुल पत्ते कितने थे, 52, यानी कुल परिणाम कितने हैं, 52 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने आ रहे, 2 आ रहे हैं, कुल परिणाम कितने आ रहे हैं, 52 आ रहे हैं। तो 2/52 यानी कितना हो गया, 1/26 हो गया। ठीक, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा अपन से, देखो लाल रंग का क्या होना चाहिए, पत्ता होना चाहिए, यानी कि उसमें से जो पत्ता निकाला अपन ने वो पत्ता किस रंग का होना चाहिए, लाल रंग का होना चाहिए। तो लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, लाल रंग का पत्ता, यानी कि हमने एक पत्ता निकाला, वो पत्ता किस रंग का, वो लाल रंग का होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, लाल रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं हमारे पास। तो अनुकूल कितने हो जाएंगे, लाल रंग का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। और अनुकूल परिणाम 26 हो जाएंगे तो उस स्थिति में प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी कि 26/52, और यानी कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 26/52, यानी कि 1/2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक, तो ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या पूछा अपन से, देखो तीसरा हमसे पूछा है कि क्या होना चाहिए, पान का इक्का होना चाहिए। हमने एक पत्ता निकाला, वो पत्ता क्या होना चाहिए, पान का इक्का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पान का इक्का होना चाहिए। तो पान के इक्के कितने होते हैं, देखो हम जानते हैं कि कुल इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, सबका एक एक इक्का होता है। तो पान का इक्का केवल कितना होगा, 1 होगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। पान का इक्का होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी रहेगी, हमारे पास 1 रहेगी। कुल कितनी है, 52 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी कि 1/52। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखो इसका ईंट की बेगम होनी चाहिए। हमने 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला है, और निकाला गया पत्ता क्या होना चाहिए, ईंट की बेगम होनी चाहिए। हम जानते हैं कि टोटल बेगम कितनी होती है, 4 होती है, सबकी एक एक होती है। तो ईंट की बेगम होने की जो अनुकूल स्थितियां हैं, ईंट की बेगम होने की अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी हमारे पास, अनुकूल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। और अनुकूल 4 हो जाएगी तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल कितनी हो जाएगी, 1। ईंट की बेगम केवल कितनी होती है, 1 होती है। तो अनुकूल कितनी हो गई, 1। कुल कितनी है, 52 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/52। ठीक है, तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/52। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, देखो 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, और निकाला गया पत्ता किसका होना चाहिए, हुकुम का पत्ता होना चाहिए हमारे पास। कौन सा पत्ता, हुकुम का पत्ता होना चाहिए। तो हुकुम का पत्ता होना चाहिए। तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, वो हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल कितने होंगे, हम जानते हैं कि पत्ते 4 प्रकार के होते हैं, हुकुम, ईंट, चिड़ी और पान। सबके क्या होते हैं, 13-13 होते हैं। तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं। तो हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 13 होंगे। अनुकूल परिणाम अगर 13 है तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल 13 है, कुल कितने 52 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, कुल पत्ते कितने 52 होते हैं। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 13/52, यानी कि 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नावली 18.1 के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी एग्जाम्पल थे, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको इसके आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन